हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट सेशन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सर्जी रिवाइज किए थे। आजकल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन सेशंस बना रहे हैं। इन सेशन से आप लोगों को काफ़ी मदद हो रही होगी, क्योंकि मेनली हम उन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन्हें स्टूडेंट ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है या उन्हें समझने के लिए रिलेटिवली हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे उन सेशंस को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को सारे सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को हम एक्सर्जी तक रिवाइज कर चुके हैं, मींस कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स हम लगभग रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग एंट्रोपी और एक्सर्जी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियसली गेट और ईएससी में पूछे गए डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज के सेशंस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन गेट एग्जामिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी बेसिक सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो समझिए, अगर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं तो उनके साथ ही हमारे ये 4 सब्जेक्ट के भी फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट हैं पीपीई मींस पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कंबशन इंजन एंड हीट ट्रांसफर। अगर एक सब्जेक्ट अगर हम क्या है सही से समझ पा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हमारे 5 सब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप लोग कि थर्मोडायनेमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, साइमल्टेनियसली 4 सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं गेट। गेट 100 मार्क्स का होता है, हम सबको पता है। गेट एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। 3 आवर्स का एग्जाम होता है जिसमें 65 क्वेश्चन होते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हैं तो हमारे साइमल्टेनियसली 5 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। इन सब्जेक्ट की अगर हमें अच्छे से जानकारी है तो हम आउट ऑफ 100 25 to 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। इतना आप लोग समझ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम लोग 25 to 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग सही से थर्मोडायनेमिक्स को समझिए। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमारे रिवीजन सेशंस को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हम लोग अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर उन्हें आप सही से समझेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए जिससे कि हम एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। एग्जामिनेशन मींस यहाँ पे हम गेट की बात कर रहे हैं, तो गेट एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें, उसके लिए मेरा इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हूँ: नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज एंड इवेल्युएशन। ओके, तो सबसे पहले नोट्स को हम डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा नोट्स बनना बहुत ज़रूरी है। चाहे मेरा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, सेल्फ स्टडी हो, चाहे मैं किसी कोचिंग से गाइडेंस ले रहा हूं, चाहे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गाइडेंस ले रहा हूं, लेकिन जो भी मैं सीख रहा हूं उसका एक प्रॉपर नोट्स बनना ज़रूरी है। अगर एक मेरा प्रॉपर नोट्स बन रहा है तो मेरा जो प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो एक अच्छा नोट्स बनना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो गेट की हम बात कर रहे हैं, तो गेट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 to 20 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती हो जाता है स्टूडेंट से, जो कि मैं अपने टीचिंग के 12 ईयर की टीचिंग से एक्सपीरियंस किया हूँ, स्टूडेंट जो गलती कर जाता है उसे मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मार्केट में जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उसी सॉल्यूशन को हम क्या कर लेते हैं, चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है
क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मेमोराइज हो ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है, और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो अप्लाई हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए वो एनालाइज हम कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम जो भी नया क्वेश्चन हमें मिलेगा उस नया क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें हमेशा हेजिटेशन होगा, और नया क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नया क्वेश्चन हम सॉल्व ही ना कर पाए। तो फिर अगर हम इस प्रोसेस से अगर हम चलेंगे तो चाहे हम 50 बार भी अगर क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन अगर हमारा सवाल नहीं बनेगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि अनसॉल्व क्वेश्चन जो भी, मतलब यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज अगर एक बात बोलूँ तो अनसॉल्व क्वेश्चन बनाने का हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अनसॉल्व क्वेश्चन अगर हमारे बनेगा तभी हमारे क्या है कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा कि हम एक अच्छी डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। नोट्स मैंने बना लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में ध्यान दें कि गेट ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो टेस्ट सीरीज भी हम ऑल इंडिया लेवल पे दें। ऑल इंडिया लेवल पे ही टेस्ट सीरीज हमें देना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाए कि ऑल इंडिया लेवल पे मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन में और ज़्यादा सीरियसनेस आती है। टेस्ट सीरीज दो तरह से हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, एक है सब्जेक्ट टेस्ट और एक है फुल लेंथ टेस्ट। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो पहले जो जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट हैं उन्हें हम सही से क्या है कंप्लीट करें, फिर फुल लेंथ टेस्ट पे जाएं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट से हमें प्रेशर हैंडल करने का प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सब्जेक्ट टेस्ट से ही सीख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट में तो एक सब्जेक्ट से एक आधी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टेस्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि फुल लेंथ टेस्ट को देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि गेट हमारा 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो फुल लेंथ टेस्ट में हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ 3 आवर्स बैठने का प्रैक्टिस होना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर हम फुल कंसंट्रेशन के साथ 3 आवर्स बैठने का हमें प्रैक्टिस नहीं है तो आधा परफॉर्मेंस तो वहीं पे हमारा गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 3 आवर्स का फुल कंसंट्रेशन के साथ हमें बैठने का प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज, टेस्ट सीरीज में जो बेसिक गलती हो जाती है टेस्ट सीरीज में, कि टेस्ट सीरीज हम शुरू में एक आध टेस्ट दिया, नंबर मेरा कम आया तो मुझे प्रेशर ज़्यादा फील कर लिया, क्योंकि किसी और लड़के का सपोज क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में से किसी का 80 आ गया और मेरा 30 आ रहा है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर फील कर लिया कि मेरा शायद तैयारी अच्छा नहीं है तो मैं टेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे क्या है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आगे फिर बढ़ ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे आपको ये एक शब्द आता है फिर इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन में जाना है कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट में मैं कितना मार्क्स ला सकता था, जिसे बोल रहे हैं परसेंटेज यूटिलाइजेशन। परसेंटेज यूटिलाइजेशन पे फोकस करना है। परसेंटेज यूटिलाइजेशन इज व्हाट, कि पर्टिकुलर टेस्ट में मुझे कितना मार्क्स मैं अटेम्प्ट कर सकता था और एक्चुअल में कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, मतलब अटेम्प्ट मैंने कितना किया और मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के गैप को अगर आप कम करते जाएंगे तो अपने आप ही आपका प्रिपरेशन अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कम नंबर आने से आप अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर फील करने लग जाएंगे और टेस्ट सीरीज देना छोड़ देंगे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेजर वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपकी प्रिपरेशन कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये प्रेशर तो आपको हमेशा ही फील होगा। और ये 90% लड़के के साथ ऐसा होता है कि एक आध टेस्ट देता है और थोड़ा सा नंबर कम आता है तो टेस्ट देना ही छोड़ देता है। और बिना टेस्ट सीरीज के आप ऑल इंडिया लेवल पे तो कंपटीशन पे अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है जिसके कारण स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या सिली मिस्टेक मुझसे हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो जो भी आपका सिली मिस्टेक हो रहा है उसका एक आप डायरी बनाइए और उतने सारे पॉइंट आप टेस्ट के बाद लिख लीजिए कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ, क्या कैलकुलेशन एरर था, या कॉन्सेप्ट की सही से क्लैरिटी नहीं थी मुझे, या कुछ और दिक्कत कि मैंने क्या है क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे दिक्कत ये भी हो जाता है कि माइंड में प्रेशर रहता है। जैसे सपोज मैं 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, इस बात को सही से ध्यान दीजिए। 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और 31 क्वेश्चन माइंड में चल रहा है कि उसका आंसर सही आया है नहीं आया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 32 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसी पे ही मेरा फोकस होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, मिस्टेक का चांस बढ़ जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस चीज़ को अवॉइड करना है कि ये चीज़ ना हो। दूसरी चीज़ कि मुझे एग्जाम देते हुए ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन मुझे पहचानने आने चाहिए कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं। मतलब क्वेश्चन स्किप करना भी आना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, अदरवाइज क्या है, प्रेशर आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, सिली मिस्टेक में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है, जो कि मैं स्टूडेंट से ऑब्जर्व किया हूँ कि ज़्यादातर लड़का यहाँ मिस्टेक कर देता है। जैसे कि अभी 2020 का गेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। उसमें क्या दिया था तुम्हारा, न्यूमेरिक आंसर टाइप था, 10,000 लिखा हुआ था यहाँ पे, सॉरी 1000 रुपये लिखा हुआ था, 1000 रुपये लिखा हुआ था, आंसर था 10,000। तो कुछ स्टूडेंट क्या लिख के आ गए, यहाँ पे 10,000 ही लिख के आ गए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है एट द एंड में कि वो किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, उस चीज़ को पूछना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या है कि क्वेश्चन आपको आ भी रहा है लेकिन आप उसमें क्या है, मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स गेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक स्टूडेंट ये भी गलती करा कि 4 ऑप्शन थे ABCD, क्वेश्चन वो सही किया, बी क्वेश्चन उसे क्या है, पता भी है कि क्वेश्चन हो कि ये इसका आंसर बी है, लेकिन आंसर पता नहीं वो कैसे गलती करके आ गया कि ऑप्शन में ए में क्लिक कर दिया, जिससे कि क्या है आपका उसका 1 मार्क्स गलत हो गया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मैं क्वेश्चन में अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कौन सा ऑप्शन मेरा टिक हो रहा है, वो जो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ या जो ऑप्शन मैंने सॉल्व कर लिया कि यही ऑप्शन आएगा, तो एक्चुअल में मैं उसी ऑप्शन को भी भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान देना है। फिर तीसरी चीज़ वर्चुअल, क्योंकि गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज होता है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे आपका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। सिली मिस्टेक की बात मैं करूँ तो सिली मिस्टेक में जैसे थर्मोडायनेमिक्स को हमने लोग रिवाइज किए, तो थर्मोडायनेमिक्स में W एंड Q, तो लैंग्वेज में दिक्कत हो सकता है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, हीट ऐड ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम या रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में दिक्कत कर सकता है कि कहीं पॉजिटिव वर्क लेना है, हम कहीं नेगेटिव तो नहीं ले रहे हैं, या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव तो नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी गलती तो नहीं हो रही है। दूसरी गलती स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है हमारा, H प्लस हाफ सी स्क्वायर प्लस GZ प्लस का Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इक्वल टू लिख लेते हैं हम H1 C1 GZ1 H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस का W12। ओके, इतना ध्यान रखें। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो H है, H इज एंथैल्पी, एंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल या जूल पर केजी में, जनरली किलो जूल पर केजी में होता है। और ये क्या होता है, C मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, तो इसका यूनिट किस में आएगा, जूल पर केजी में आएगा। तो यहाँ पे हमें 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। H भी जनरली मीटर में देता है, अगर नहीं देता है तो इसे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, अगर देता है मीटर में देता है तो ये किस में आता है, जूल में आता है, तो इसे भी हमें 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना है, क्योंकि यूनिट का सेम यूनिट होना चाहिए ना, ये जिस यूनिट में है उसी यूनिट में ये होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ये किलोवाट में दिया हो, ये किलो जूल पर केजी में दिया हो, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि उसी यूनिट में रखना है कि इसे हम Q डिवाइड बाय m डॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। दूसरा, हम बर्नौली इक्वेशन को इसमें मिक्स ना कर दें। बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, P अपॉन रो जी प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो यहाँ हम 2G से डिवाइड ना कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्नौली इक्वेशन और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आपस में मिक्स नहीं कर देना है। और क्या है दूसरा, एंथैल्पी जनरली किलो जूल पर केजी में रहता है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तीसरी चीज़, 2 चीज़ें तो ये होगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और दूसरा
W और Q के साइन का ध्यान। चौथा, एनर्जी का यूनिट किलोजूल पर केजी, किलोवाट किस में वो पूछ रहा है, या किलोजूल। जनरली जो भी यूनिट आती है किलोजूल पर केजी में आती हैं। अगर किलोजूल में अगर वो पूछ रहा है तो मास से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, अगर किलोवाट में पूछ रहा है तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, केजी पर सेकंड से। और यहाँ पे अगर किलोजूल में पूछ रहा होगा तो किससे, मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मास निकालने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हमें इस इक्वेशन को नहीं बोलना है PV = mRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि जनरली हमें मास दिया नहीं रहता है तो मास हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एक और चीज़ गलती हो जाती है कि ये जो प्रेशर है ये क्या है, एब्सोल्यूट है, ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट है। तो दो तरह का प्रेशर होता है, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली हम गेज प्रेशर लेते हैं, जो आता है वहाँ पे P = ρgh, ये क्या है हमारा गेज प्रेशर है। और जबकि यहाँ पे क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे यूज करना है। फिर स्ट्रेस का यूनिट दे रहा है तो स्ट्रेस में कहीं वो पास्कल में तो नहीं पूछ रहा है, पास्कल या न्यूटन पर mm², मतलब क्या हो गया, मेगा पास्कल या गीगा पास्कल, किस यूनिट में पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना है। तीसरा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, mm हो गया, किस चीज़ में पूछ रहा है। एफिशिएंसी, कि कहीं उसने लास्ट में परसेंटेज तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप आंसर में परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे नंबर मुझे वैसा भरना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि क्या है मैं 0.45 लिखा हूँ और 45% आंसर है, तो क्या है आंसर आपने सही भी निकाला फिर भी आपके गलती होने का चांस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इवैल्यूएशन में सीख सकते हैं। इवैल्यूएशन मतलब टेस्ट सीरीज में आपका जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो परफॉर्मेंस क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण आपका वो परफॉर्मेंस उस अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा है, वो सारे पॉइंट आपको लिखते जाने हैं। फिर साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स में जनरली जिन चीज़ों को हम अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि जिन चीज़ों को हम भूल जा रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो अच्छा क्वेश्चन मिला और पहली बार में नहीं मिला तो उसे स्टार मार्क करके यहाँ लिख दिया, शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। या टेस्ट सीरीज में कोई अच्छा क्वेश्चन मिला वो आपने यहाँ लिख दिया, वो आपने पहले कभी नहीं देखा था तो उसे देख लिया। टेस्ट सीरीज में भी ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन मिले और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट सीरीज में जो भी सॉल्यूशन दिया होगा तो उस सॉल्यूशन में ना जाके किस पे जाना है, जो भी आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है उस सोर्स ऑफ प्रिपरेशन से जो नोट्स बना है उस नोट्स से उसे बनाने का कोशिश करना है। उस नोट्स से नहीं बन रहा है तो जहाँ से आपने वो नोट्स बनाया उस पे आपको फोकस करना है, चाहे कंसल्ट टीचर हो गया, चाहे आपका क्या है टेक्स्ट बुक हो गया, किसी से भी, लेकिन क्या है सोर्स ऑफ प्रिपरेशन पे बिलीव करना है। ये नहीं कि मार्केट में जो सॉल्यूशन है उस पे आप जा रहे हैं, पता चला सॉल्यूशन गलत था, आपने गलती सीख लिया फिर। तो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन पे आपका भरोसा होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिली मिस्टेक तो हमसे हो रहा है, सिली मिस्टेक रुक नहीं रहा है, जिसके कारण हम क्या है अपना क्या है प्रिपरेशन को अच्छे वे में नहीं ले जा पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें। इसका एक एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट कुमार विश्वजीत, इस बार वो 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका AIR 62 आया। हमारे चैनल पे उसके इंट्रैक्शन का आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। उसके साथ क्या दिक्कत हुआ कि वो 2018 में भी गेट का दिया था, उस टाइम पे उसके 70 के आसपास मार्क्स आया था। 70 के आसपास मार्क्स आया था मतलब उसका नॉलेज लेवल तो ठीक था, तो वो सिली मिस्टेक के कारण ही गड़बड़ा रहा था। 2019 में भी सेम प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वो हमसे मिला कि सर ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है कि क्या मैं ऐसा करूं जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन हो जाए। तो उससे मैं एक चीज़ बोला कि देखिए सिली मिस्टेक का तो आप ध्यान रख रहे हैं, सब इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे आउट ऑफ 65, जिसमें से 35 क्वेश्चन मेरे राइट हैं और 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ये तो सही चीज़ है कि 15 क्वेश्चन को आप जो देख रहे हैं कि वो 15 क्वेश्चन गलत कैसे हुए हैं वो चीज़ आप चेक कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे दूरी नहीं हो रही है, चेक भी कर रहे हैं, आपको पता भी है, लेकिन मेन एग्जाम के दिन आप गलत कर जा रहे हैं। तो आपको पैरेलली ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने 35 क्वेश्चन तो सही करे ना,
तो इस 35 क्वेश्चन जब आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहा है, उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसा था, और जिस टाइम पे आपका गलत कर गए उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसा था। मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करना या अपने आप का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इधर कुमार विश्वजीत में तो बहुत ज़्यादा क्या है चेंज आया, तो हो सकता है ये चीज़ें आप में भी क्या है बहुत ज़्यादा चेंज ले आए, क्योंकि कभी कभी क्या है सिली मिस्टेक पे ही फोकस करते रहते हैं, जिसके कारण ह्यूज प्रेशर बन जाता है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मुझसे सही बना, वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था उस टाइम पे मेरा माइंडसेट कैसा था, और जो क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ वो कैसे गलती हो रहा है। तो दोनों माइंडसेट को आप सही से एनालाइज कर पाएंगे तो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा एड्ज दे पाएंगे और अपने आप को सही से एनालाइज कर पाएंगे। जितना अच्छे से आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे उतना ही आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है कि गेट के दिन में ऐसा कैसा होगा। बहुत लड़का मुझे पूछता है कि जैसे टेस्ट देता रहता है कि सर गेट के दिन मेरा कैसा मार्क्स आ जाएगा, तो वो प्रेशर आपको लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रेजेंट डे पे फोकस करना है कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में सिर्फ यही ध्यान रहना चाहिए आपका कि मेरा कितना मार्क्स आ सकता था और एक्चुअल में कितना आ रहा है। उससे कंपेयर नहीं करना है कि मुझे 90 नंबर लाना है या 80 नंबर लाना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अननेसेसरी मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पे मैंने अननेसेसरी टाइम तो नहीं दे दिया। पता चला 10-15 मिनट मैंने दे दिया और क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व भी नहीं हुआ, तो उस 10-15 मिनट में पूरा खेला ही खत्म हो जाएगा फिर, और लड़के तो आगे निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आप क्या है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन ये प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मेरा जो टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम को मैं वेस्ट ना होने दूँ। तो टाइम वेस्ट पे ध्यान देना है, सिली मिस्टेक जो हो रही है उसे में वो ना हो, उस चीज़ को जानना है, और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना कि नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो मैं प्रेशर ले रहा हूँ, नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा क्या है एनालिसिस करना है कि क्यों नंबर ज़्यादा नहीं आ पा रहा। कहीं क्वेश्चन पेपर उठपटांग टाइप का तो नहीं है कि जैसा गेट में पूछा ही नहीं जाता, इस टाइप का भी क्या है टेस्ट पेपर में कुछ सवाल आ जाते हैं प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो होप आप लोगों को ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। आप लोग सही से प्रिपरेशन करिए, गेट 2021 में आप लोग जरूर अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।